दोस्तों वेलकम टू MATV स्टूडियोज़। आज का जो प्रोग्राम है वो थर्सडे हो रहा है और पहले हम वेंसडे को किया करते थे, तो आज से हम जो प्रोग्राम है वो थर्सडे एट 9:30 PM किया करेंगे। कि हमारा जो प्रोग्राम होता है आपको पता है कि पंजाबी में भी होता है, कभी अंग्रेज़ी में होता है, कभी हिंदी में होता है, तो कभी उर्दू में होता है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो हिंदी में हो रहा है और हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत चर्चित जिसे कहते हैं, हिंदी के कहानीकार हैं, एस्टेब्लिश्ड कहानीकार हैं और कवि हैं, और हिंदी में भी लिखते हैं, पंजाबी में भी लिखते हैं। इनकी इतनी किताबें छप चुकी हैं, मेरे पास ये सभी किताबें इनकी हैं। और इनके कैमरे के सामने एक और इन्होंने नया यत्न किया है, वो ये है कि ये जो मैगज़ीन है इसका नाम है पुरवाई, और ये त्रैमासिक पत्रिका ये भी आप निकालते हैं। तो हम पहले इनको हम हेलो हाय जिसे कहते हैं वो कह दें। तेजेंद्र शर्मा जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। शुक्रिया साथी जी, और मैं आपके सारे सुनने वालों को, देखने वालों को नमस्कार कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले भी आप आए थे हमारे स्टूडियो में और आज मैंने पुकारा और आप आ गए, मुझे खुशी है बहुत। थैंक यू सो मच। तो हमने हक दे रखा है सर, जब आप करेंगे तो पहुंच जाएंगे आपके यहाँ। आप, मुझे पता है आप बड़े मसरूफ़ हैं, काम भी करते हैं, उसके साथ साथ आपकी जो क्रिएटिव आपका जो काम है वो इतना वसी है, इतना ज़्यादा है कि अगर आप, कई लोग सोचते होंगे कि भी इतने मसरूफ़ आदमी हैं कि लिखते हैं तकरीबन मेरे ख्याल रोज़ाना एक शॉर्ट स्टोरी जो पोएम तो ज़रूर लिखते होंगे आप। देखिए जी, मुझे लगता है कि लिखना जब तक रेगुलर ना हो तो लेखन आपकी कोई सीरियस एक्टिविटी नहीं बनेगा। हाँ। हिंदी लिटरेचर की एक प्रॉब्लम ये है कि ये एक पार्ट टाइम एक्टिविटी है। पहले आदमी नौकरी करता है, फिर बीवी बच्चों का ध्यान रखता है, किचन का सामान खरीदता है, उसके बाद बीमारी का इलाज कराता है, दोस्तों के साथ बिठता बैठता है, फिर अगर टाइम मिलता है तो कहता है चलो कुछ लिख लेते हैं। तो मैं बता दूं कि तेजेंद्र शर्मा जी मतलब पंजाबी हैं, पंजाबी बोल सकते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम हिंदी में है। तो आप जो बोर्न इन जगराऊं, जी जगराऊं, जो लुधियाना से दूर नहीं है, बल्कि जो जगराऊं, लुधियाना इतना फैल रहा है कि इट इज़ ऑलमोस्ट टचिंग जगराऊं। तो एक दिन आप भी लुधियानवी हो जाएंगे। नहीं, मैंने तो एक कहानी में लिखा था कि जगराऊं में दो महान लोग पैदा हुए थे और दूसरे का नाम लाला लाजपत राय है। हाँ। पहला तो आपको पता ही है। जी बिल्कुल। मैंने कहा पहला तो आपको पता ही है। हाँ पहला, हाँ जी, वो तो लिखा हुआ है। I like that one। आपका मतलब तेजेंद्र शर्मा है ना। नहीं, उसके बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं, तो वो तो है ही। और जगराओं और तेजेंद्र शर्मा तो सिनोनिमस हो गए ना। को पहचान होती है किसी शहर की, जैसे साहिर लुधियानवी थे जी बिल्कुल, वो लुधियाना का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ था, वो महान लोग थे, वो हफीज जलंधरी थे, उनका नाम ऐसे हो जाता है। तो मुझे पता नहीं था आप जगराओं के हैं, तो पिछली दफ़ा जब आए थे तो उसमें तो पता चल गया था मुझे। एंड खूबसूरत पंजाबी में भी आप लिखते हैं जी। बस ज़बान देखिए, ओरिजिनली तो पंजाबी है। हाँ। और मुझे लगता है कि जब आदमी को चोट लगे तो जिस ज़बान में वो रोता है वो उसकी असली ज़बान होती है। हाँ। तो जब आप चोट लगे और अगर आप, मैंने नहीं देखा कोई अंग्रेजी में उसके बाद करे, वो ये होता है माँ का नाम पंजाबी में आता है। सही बात है, हाय माँ। हाय माँ। तो आपने आपकी जो पुस्तकें हैं इतनी ज़्यादा हैं, मैं थोड़े से नाम बता देता हूँ। आपका वो काला सागर 1990 में आपका पहली किताब थी जी। नहीं, एक्चुअली पहले मैं अंग्रेजी में लिखा करता था जी। तो मेरी पहली अंग्रेजी की किताब जो लॉर्ड बायरन पे थी वो 1977 में छप गई थी, जब मैं सिर्फ 24.5 साल का था। हाँ। और वो अंग्रेजी में थी जी। और दूसरी किताब अगले ही साल आ गई थी 78 में, दैट वाज ऑन जॉन कीट्स। हाँ। लेकिन जब हिंदी में लिखना शुरू किया हाँ। तो उसके बाद जो हिंदी की पहली किताब आई वो 1990 में आई। क्योंकि जब आपने वो जो अंग्रेज़ी जो शायर हैं या कवि हैं उनकी बात की है, वो तो थी ना कि उन पर तबसरा होगा या अनुवाद आपने किया होगा। अनुवाद नहीं, दैट वाज लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ बायरन। ये क्रिएटिव था। जो आपकी जो असली मतलब जो लेखनी है वो हिंदी है। हिंदी आपका फील्ड है, क्योंकि पंजाबी हो के हिंदी में लिखना कोई बुरी बात नहीं है। इट इज़ वंडरफुल इन इटसेल्फ, स्पेशली इफ़ यू आर बायलिंगुअल। एंड मैंने वो, मुझे याद आया बुलाज सानी की बात याद आई कि बुलाज सानी जी पंजाबी में लिखा करते थे, अंग्रेज़ी में लिखा करते थे। तो उन्होंने बात बताई थी कि वो शांति निकेतन में थे, प्रोफेसर थे वहाँ। तो एक दिन उन्होंने एक अंग्रेज़ी में एक आर्टिकल लिखा, तो
गुरुदेव के पास ले गए और गुरुदेव ने पूछा, पढ़ा उसको, कहते हैं भाई सोचते किस ज़बान में हो, सोचते और ख्वाब किस ज़बान में आते हैं। तो वो कहता जी वो तो पंजाबी में आते हैं। वो कहते हैं कि पहले पंजाबी में लिखो फिर अंग्रेजी में कर लेना, आपको मज़ा ज़्यादा आएगा। एनीवे ही डिसाइडेड टू राइट इन पंजाबी। तो आपका जो पंजाबी में मैंने जो नज़में आपने सुनी थी बहुत ही बेहतरीन थी, एंड थोड़ी देर में हम सुनेंगे भी। तो आपने सबसे पहले इस बात से हम शुरू करते हैं कि भाई तजेंद्रा जी पे आपने जो पुरवाई नाम का जो मैगज़ीन शुरू किया है, कि आपके नाम के नीचे आपका नाम है, वहाँ आपका नाम बड़ा आदरणीय नाम है हिंदी साहित्य में। मैं क्योंकि देखता हूँ, अक्सर पढ़ता रहता हूँ, आपको अखबारों में आपका जिक्र होता है। ये इसके पीछे भावना क्या थी? देखिए जी, बात ये कि लंदन से कोई रेगुलर पत्रिका हिंदी की नहीं है। पुरवाई वैसे 17 साल से निकल रही थी, डॉक्टर पद्मेश गुप्त निकाला करते थे, लेकिन वो वही बात थी कि भाई वो कभी आ रही है, लेट आ रही है, जल्दी आ रही है, कुछ उसका स्वरूप नहीं बन पा रहा था। मैंने 2 साल उसको एडिट किया था जब पद्मेश के पास थी तब भी, और पद्मेश ने मुझे पूरी छूट दी थी कि आप उसको करिए। लेकिन अब पद्मेश ने कहा कि तेजेंद्र जी आप जैसी पुरवाई खुद निकालना चाहते हैं, अब आप इसको ले लीजिए और खुद निकालिए। तो मैं इसको एक संपूर्ण पत्रिका बनाना चाहता हूँ जिसमें लेख भी हो, पॉलिटिकल लेख भी हो, सिनेमा से जुड़े लेख भी हो, खेल से जुड़े लेख भी हो, कहानियाँ भी हो, कविताएं हो, गज़लें हो, नज़में हो, फिल्मों के बारे में बाकायदा रिव्यूज़ हो। तो ये, और स्वास्थ्य के बारे में, बिकॉज हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर निखिल कौशिक जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये एक संपूर्ण परिवार की पत्रिका हो, जी, जिसमें जिसको जो पसंद हो उसके पसंद की चीज़ मिल जाए, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है वो लिटरेचर को पूरी मिले। बिल्कुल। और फिर जब 85-90 पेज की मैगजीन होगी तो जाहिर है कि हर चीज़ के लिए स्थान होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि अगर फैमिली मैगजीन है तो उसके ऑल टेस्ट जो यंगस्टर हैं वो भी पढ़ सकें, और जो फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी पढ़ सकें, एंड एवरीथिंग। तो ये आपने पहले ये कहा था कि हिंदी में बहुत कम ऐसे मैगजीन है, स्पेशली इन दिस कंट्री, विच आई कैन सी, एंड द न्यूज़पेपर स्पेशली। जी बिल्कुल। तो क्योंकि आई एम लिविंग हियर फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, और यहाँ पंजाबी जो पत्रकारी है ज़बरदस्त डेवलप हो चुकी है, लेकिन हिंदी में कुछ वो काम खास हुआ नहीं। कुछ अखबारें चली, कुछ बंद हो गई, कुछ अब चलती हैं, पर बेसिकली जो यहाँ की जो ज़िंदगी है उसको दृष्टमान करती कोई ऐसी पत्रकारी नहीं है। सर समस्या है बहुत बड़ी कि हिंदी किसी की मातृभाषा नहीं है। इस मुल्क में जो भारतीय सेटल्ड हैं सबसे ज़्यादा पंजाबी हैं, फिर ऑलमोस्ट उतने या थोड़े से कम गुजराती हैं। तो अब देखिए, अगर इंडिया की पॉपुलेशन का 85% पंजाबी और गुजराती है, तो हिंदी जिनकी मातृभाषा है वो तो 2% भी नहीं होंगे। तो हमें ये समस्या है वो। अच्छा, दूसरी बात, हमारी जितनी भी हिंदी की गतिविधियां हैं वो सारी पहली पीढ़ी से जुड़ी हुई हैं। जो हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं वो तो आलू प्याज भी अंग्रेजी में खरीदते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे हम कहें कि आप हिंदी पढ़ो, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम केटर कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन, और वो भी वो लोग जिनकी मदर टंग हिंदी नहीं है। ज्यादातर पंजाबी और गुजराती जो है, वही है वो पढ़ रहे हैं इसको। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हिंदी में जो पाठक है वही लेखक है, जो लेखक है वही पाठक है। यानी कि आपकी समस्या वही है जो पंजाबी में भी है। की समस्या है बेसिकली। तो ये बात मुझे ये इसलिए लगी क्योंकि पिछले हफ्ते भी एक हिंदी की शायरा जहाँ आई थी, कवित्री थी, तो उसने भी यही बात कही थी कि मेरे जो बच्चे हैं उनको हम घर में हिंदी सिखाते हैं, उनको कहते हैं कि हिंदी में बोलो घर में, यस, एंड अंग्रेजी तो बाहर चलती है। तो जब वो यहाँ से इंडिया विजिट करते हैं तो जब अपने कजन्स या जो लाइक माइंडेड बच्चे होते हैं उनके साथ जब वो हिंदी में बोलते हैं तो वो दिल्ली के जो वो बच्चे हैं वो कैसे कहते हैं, कैसे बैकवर्ड कंट्री में रहते हो आप, हिंदी क्यों बोलते हो हमारे साथ, दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद आवर लैंग्वेजेस। इससे भी ज्यादा ये, अब देखिए कि उन्होंने आपको कहा कि वो अपने बच्चों को हिंदी बोलने को कहती है। अब ये समस्या है कि हिंदी और पंजाबी ये भाषा से गिर के बोलियां बन रही हैं। हाँ, समझा? साहित्य तो भाषा का है।
हाँ, बोली का तो कोई साहित्य नहीं। देयर आर टू इश्यूज ना, जैसे मैंने अक्सर कहता हूं कि जिस जबान में साहित्य नहीं रचा जाएगा वो खत्म हो जाती है, क्योंकि साहित्य जीवित रखता है इसको। रखता है इसको। तो जो साहित्य की तरफ, क्योंकि पंजाबी में इतने सालों में हमारी जो सभाएं हैं पंजाबी में बनी हुई, हमने बहुत जोर लगाया कि लोगों को जो साहित्यिक लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, बोलने में भी और पढ़ने में भी। तो बोलने में तो वही रहा काम, ठीक है ना, लेकिन पढ़ने के लिए बहुत पीछे हम, वी कुड डू नथिंग। देखिए जी, हम लोग जितनी भी किताबें हमारी छपती हैं, हम लोग हिंदी साहित्य को थीम तो नए दे रहे हैं, हाँ, लेकिन पाठक नए नहीं दे सकते। या पाठक हमारे जो है वो बैक होम ही है। अगर हमारी 500 किताबें छपी हैं तो 450 किताबें भारत में ही खर्च होने वाली हैं। यही तो बात है। 1000 छपी हैं तो 900 वहीं खर्च होने वाली हैं। हाँ, तो यहाँ अगर हम ये सोचें कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा, अब देखिए क्या हो रहा है, जितनी लाइब्रेरीज हैं वहां से हिंदी की किताबें हटती जा रही हैं। उनसे पूछा क्यों, उन्होंने कहा जी कोई इशू नहीं कराता। अगर कोई इशू नहीं कराएगा तो हम वो जगह किसी और जबान को दे देंगे। यही मुझे ताज्जुब होता है, क्योंकि हिंदी के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो जब मेरे दोस्त सोचते हैं जो पंजाबी में लिखते हैं, वो कहते हैं कि भाई हिंदी तो राष्ट्रभाषा है, क्योंकि हिंदुस्तान में, ओके आपने कहा कि भाई हिंदी किसी खित्ते की ज़बान नहीं है इंडिया में, यूपी में जो बोली जाती है वो तकरीबन उर्दू के नज़दीक और मिक्सचर सी बात है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन ताज्जुब ये होता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा होने के बावजूद भी, जिसको allegedly at least 1 billion people should be speaking and understanding, still if the situation is कि आपकी जो किताब है सिर्फ 1000 छपती है, वो भी वही लोग पढ़ते हैं जो पहले पढ़ते रहे हैं, तो दिस इज द सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो सर एक बात तो क्लियर कर दूं, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा में और राष्ट्रभाषा में फर्क होता है। हाँ, बताइए। तो ये राजभाषा जो है, ये जब भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, 1952 की बात है, तो वहाँ एक बिल पास हुआ कि हिंदी को भारत की राजभाषा बना दिया जाए, पार्लियामेंट में सारा काम हिंदी में होगा। लेकिन साथ ही साथ ये हुआ कि जब तक हिंदी इतनी सक्षम ना हो जाए, इतनी इंडिपेंडेंट ना हो जाए कि सारा काम हो सके, तब तक ये काम अंग्रेजी में चलता रहेगा। अब वो तब तक कब तक है इसकी कोई टाइम फिक्स नहीं किया उन्होंने। तो वो क्या हुआ कि हिंदी जो है उसकी लिप सर्विस हो रही है, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, हिंदी पे पैसे खर्च हो रहे हैं, सारा काम अंग्रेजी में होता है, हिंदी अनुवाद की भाषा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने ये बात कही है ना कि हिंदी पर पैसे खर्चे जाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़े, इनको बोले, ठीक है ना, लेकिन जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका तो कोई सहारा नहीं है। खैर नहीं, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आप बात करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे पास हैं तेजेंद्र शर्मा जी, हिंदी की बहुत चर्चित और मशहूर कहानीकार और कवि हैं। इनसे कविताएं भी अब सुनेंगे थोड़ी देर के बाद। दोस्तों, वेलकम बैक टू MATV स्टूडियोज अगेन। साथी के संग संग, दैट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम, यू गॉट टू रिमेंबर, आई एम श्योर यू नो ऑलरेडी। अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारा सौभाग्य है, अगर नहीं देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर भी हमें देख सकते हैं एट अ लेटर डेट। हाउएवर 793 स्काई चैनल 793 आप देख रहे हैं जहां, और अगर आपके दोस्त वो देखना चाहते हैं, उनके पास स्काई नहीं है, कोई और है वर्जन है, जब वैसे ही नहीं देख सकते तो वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, दैट इज़ www.matvchannel.com। तो तेजेंद्र शर्मा जी हमारे पास हैं। शर्मा जी, मैं देख रहा था कि आपका जो जीवन है, साहित्यिक जीवन है, बहुत विशाल है, इसके बारे में 1 घंटा कुछ भी नहीं होता। तो आपको बहुत इनाम सम्मान भी मिल चुके हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का डॉक्टर मोट्रीज सत्यनारायण संपन्न, ये राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति देते हैं जी। अच्छा, तो आपको अगर आप ही बता दें कि कहाँ से आपको इनाम मिले हैं। दरअसल देखिए जी, बात ये है कि पता बात क्या होती है, आई नो फील यू लिटिल बिट एम्बैरेस्ड, बट द थिंग इज
कि आपने मुंह से कुछ अनकंफर्टेबल फील करते होंगे, लेकिन पहचान तो सभी लोगों को चाहिए, जो नीड द रिकग्निशन व्हेन यू आर डूइंग समथिंग। मेरा ख्याल है कि आप रहने दीजिए, बस सम्मान जो मिले हुए हैं नहीं आपके नहीं, फिर मैं पढ़ देता हूँ। मैं तो कहता था कि आप पढ़ देते। कोई यूपी हिंदी संस्थान का आपको एक प्रवासी भारतीय साहित्य विभूषण सम्मान वो मिल चुका है 2013 में, और हरियाणा राज्य साहित्य अकेडमी का भी सम्मान आपको मिला। और टिबरी टाइट वो पंजाबी में आपने जी तो पंजाबी एकदम एक पंजाबी च मैं कहना एक तो ना ਇਹਦਾ नाम बड़ा खास है, टाइटल बड़ा फर्स्ट क्लास है। जब ਤੁਸੀਂ टिबरी टाइट ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਸਟ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਰਾਈਟਰ। जी मेरी कहानियाँ अंग्रेजी बंगाली ए वाली तो देखो हुणे पिछले हफ्ते ही लॉन्च हुई है। अच्छा। बंगाली बंगाली क्या बंगाली थी निर्वाचित कहानी, दैट इज सिलेक्टेड कहानियाँ। हाँ तो बंगाली, पंजाबी, उर्दू और नेपाली च मेरी किताब ट्रांसलेट हुई है। जी 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 जी। तो ये तो पंजाबी का एक हुआ ना कि पंजाबी में आपको कुछ तो है। तो अंग्रेजी वाली भी अच्छी होएगी। हाँ आई डोंट नो, या आई थिंक दिस इज द वन। तो ये है जी बिल्डिंग ब्रिजेस जो है। दिस इज द वन। हाँ अच्छा जी, आपकी जो ग्रेव प्रॉफिट्स। हाँ जी ज्यादातर कहानियां गुरचरण सिंह ने ट्रांसलेट की थी। हाँ हाँ आई नो हिम, यू नो हिम। है मेरी कविता दी किताब है जी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों है। हाँ मैं कवि हूँ इस देश का। हाँ। मेरा कहना है कि भाई जेड़े मुल्क च रहने हाँ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਵि बनिए तो बेहतर है। दैट इज ए वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि बहुत से लोग हमारे जो लिखते हैं majority of them they are still writing about Punjab and India and all that. It's not a bad thing in itself, क्योंकि वो हमारा वो पिछोकड़ है, वो हमारी बैकग्राउंड है, हमारा वो संस्कृति है हमारी वहाँ, वो ठीक है सारा कुछ, लेकिन इस कंट्री के बारे में कुछ करना मैं साथी जी आपको बताऊं कि मैं प्रवासी जो लिटरेचर है, जो इमिग्रेंट यहाँ कर सेटल होते हैं, मैं उनके लिटरेचर को 3 हिस्सों में बांटता हूँ। पहला हिस्सा वो है कि जब वो वहाँ से आके यहाँ सेटल होते हैं तो वो केवल वहाँ के बारे में लिखते हैं क्योंकि वो साथ आया होता है। फिर दूसरी स्टेज वो है कि जब वो यहाँ की जिंदगी को एक आउटसाइडर के रूप में देखते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स राइट, कि वो देख रहे हैं कि बाहर से देख रहे हैं, उसका हिस्सा नहीं है, उसका हिस्सा नहीं बनते, लेकिन और उसको देख रहे हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ की जिंदगी का हिस्सा बन के यहाँ के लोकल आदमी की तरह यहाँ की जिंदगी के बारे में लिखना। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लेखक पहली 2 स्टेज में खत्म हो जाते हैं। सही बात है, क्योंकि मैं बिकॉज आई एम आल्सो ऑन द रेडियो, रेडियो में डिस्कशन होती है तो मैं लोगों से बातें करता हूँ, टॉक प्रोग्राम, तो मुझे कई दफ़ा हैरानी होती है कि दे आर टॉकिंग अबाउट दिस कंट्री एज ए थर्ड कंट्री। जिन्हों रहते जहाँ हैं वो कहते हैं इन लोगों ने ये कर दिया, इन लोगों ने वो कर दिया। जब मैं उनको कहता हूँ कि भाई जो कुछ ये करते हैं उससे हमारा नुकसान या फ़ायदा भी उनके साथ ही होता है। इन लोगों ने, हम लोगों ने कर दिया। जब तक ये नहीं हम कहेंगे कि हम यहाँ का हिस्सा है। अब देखिए कल ही बात हो रही थी किसी से, उसने कहा यार अगर इंग्लैंड और इंडिया का क्रिकेट मैच हो गया तुम क्या करोगे? मैंने कहा मैं तालियां बजाऊंगा। क्यों भाई, देखिए गेम हो रही है ना। इंग्लैंड भी मेरा देश है, भारत भी मेरा देश है, दोनों मिलकर खेल रहे हैं। जो भी जीत रहा है, जो भी खेल रहा है। इट इज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन एक्चुअली। वो नॉर्मन टेबट हुआ करते थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने कुछ कमेंट दिए थे, लेकिन उसके साथ ज्यादा सहमत इसलिए नहीं हो सकते कि भाई अगर इंडिया खेलता है तो हमारे पास है, कहते हुए इंडिया जीते कभी, ये बात तो अमूमन आ ही जाती है। और अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ प्ले करता है तो हम कहते हैं भाई हमारा देश जो वो जीते। तो आपने एक नज़म आपकी बड़ी फेमस थी, मैंने वो मंदिर में एक प्रोग्राम हुआ था वहाँ सुनाई थी आपने, लंदन के बारे में जी। अगर आपको याद है तो वो सुनाइए हमें। जी वो कुछ इस तरह से है कि इंग्लैंड आपसे अपने प्रवासियों से कह रहा है कुछ। हाँ, हमेशा हम लोग कहते हैं कि भाई इस मुल्क ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन हम बता रहे हैं कि मुल्क क्या कह रहा है। जो तुम न मानो मुझे अपना, हक तुम्हारा है। वाह। जो तुम न मानो मुझे अपना, हक तुम्हारा है। यहाँ जो आ गया एक बार, बस हमारा है। बहुत खूब। जो तुम न मानो मुझे अपना, हक तुम्हारा है। यहाँ जो आ गया एक बार, बस हमारा है।
तरह तरह के परिंदे हाँ, बसे हैं आके यहाँ, बहुत अच्छा। तरह तरह के परिंदे बसे हैं आके यहाँ, सभी का दर्द मेरा दर्द बस खुदारा है, बहुत यहाँ जो आ गया एक बार बस हमारा है। क्या बात है, क्या नदी की धार बहे आगे हाँ, मुड़ के ना देखे, नदी की धार बहे आगे मुड़ के ना देखे, हाँ, न समझो इसको भंवर हाँ, अब यही किनारा है, बहुत खूब। न समझो इसको भंवर हाँ, अब यही यही किनारा किनारा है, यहाँ जो आ गया एक बार बस हमारा है। आखिरी उसकी दो लाइनें हैं कि ये घर तुम्हारा है, ये मेरी किताब का नाम भी है, हाँ, अगर आप जी 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 इसी में है ये जो जी जी जी, You can show it to your ये घर तुम्हारा है। viewers. हाँ, जी जी जी, कि ये घर तुम्हारा है, हाँ इसको न कहो बेगाना, हाँ, ये घर तुम्हारा है, इसको ना कहो इसको बेगाना। न कहो बेगाना, मुझे तुम्हारा तुम्हें अब मेरा सहारा है, बहुत यहाँ जो आ गया एक बार बस हमारा है, जो बहुत तुम ना मानो मुझे अपना। बहुत खूब। तो शर्मा जी, मैं देख रहा था कि आपकी जो, क्योंकि आप ज़्यादातर कहानीकार हैं, कथाकार हैं आप, तो जो आप कहानियाँ लिखते हैं उसमें भी इस कंट्री की जो ज़िंदगी है और उसके बारे में जिक्र होता है। सो मैं, मेरे साथ थोड़ा सा एक फ़र्क ये है कि मैं कभी भी सिर्फ इंडियन नहीं था, मैं एयर इंडियन था। एयर इंडिया में आप काम करते थे। एयर इंडियन होने की वजह से मुझे पूरी दुनिया मेरा अपना घर थी। हाँ, तो घूमने मेरी का मौका कहानियों मिला। में शुरू से ही हाँ, जापान भी था, कुवैत भी था, अमेरिका भी था, रशिया भी था। हाँ, तो उस तरह से मेरी कहानियां सिर्फ मतलब वैश्विक कहानियां थी वो, उस तरह से। जी जी जी, वो ये नहीं था कि भाई वो किसी एक जगह की कहानी है। हाँ। अब लेकिन अब यहाँ आप रहते यहाँ हैं। बताओ, जब यहाँ आके सेटल हुआ हाँ, तो मैंने 6-8 महीने कुछ नहीं लिखा। हाँ, मैं 6-8 महीने, एक साल तक मैंने सिर्फ अपने आप को यहाँ ऑब्जर्व करने दिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं यहाँ आके भारत के बारे में लिखूं, जी, जो पहली स्टेज है। हाँ, हाँ, मैं नहीं चाहता था कि मैं समाज के बारे में बाहर से देख के लिखूं, जो दूसरी स्टेज है। मैंने जब तक अपने आप को इस समाज का हिस्सा साल भर में नहीं बना लिया, हाँ, मैंने कुछ नहीं लिखा। जो उसके बाद जो मैंने लिखना शुरू किया, हाँ, हाँ, तो वो इस तरह से लिखा है कि मैं यहाँ की जिंदगी के बारे में एक इनसाइडर की तरह लिख रहा हूँ। that is very good. सजा, कोख का किराया, मुझे मार डाल बेटा, और या होमलेस, एक ऐसी कहानी है जिसमें एक पाकिस्तान से आई हुई लेडी यहाँ पे पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाती है और होमलेस लोगों को खाना खिलाती है हर हफ्ते जाके। वो किस तरह से होमलेस लोगों के साथ जुड़ी हुई है, कैसे, या कब्र का मुनाफा, कि कैसे इस मुल्क में जो एलीट्स हैं वो अपने लिए 5 स्टार कब्रें बुक कर रहे हैं, और कैसे वो कब्रिस्तान कहते हैं कि लाश के मेकअप के लिए आप अपनी एक इंश्योरेंस करा लीजिए कि लाश जो है उसे ब्राइडल मेकअप करना है या ग्रूम का मेकअप करना है, बिकॉज लास्ट फोटो तो उसी की होनी है। और अगर आप वो सब नहीं अफोर्ड कर सकते तो भाई आप हमारा सामान खरीद लीजिए, मेकअप खुद कर लीजिएगा। तो ये एक 5 स्टार ग्रेवयार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से जो मुझे मिला वो हिंदी के पाठक के लिए बिल्कुल नया है। बिल्कुल नया, बिल्कुल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और आपकी वो पहले मुझे बात ये भी अच्छी लगी कि आपने जो पहले जहाँ आए तो यू वर जस्ट एन ऑब्जर्वर फॉर 1 year और 2 years, उसके बाद आपने देखा कि इसके बारे में लिखने, क्योंकि जो यहाँ लोग आते हैं, आप, मैं ये कह सकता हूँ कि आपका वो संघर्ष नहीं था जब यहाँ आए। जब मैं संघर्ष कहता हूँ कि जो पहले लोग आए थे ना, उनको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, डिफरेंट किस्म का करना पड़ा। कई दफ़ा वो हाईली एजुकेटेड होते थे लेकिन वो उनको काम मैनुअल करना पड़ा। these kind of problems they were facing, facing problem with discrimination at that time, because when you came, at that time the anti-discrimination law was already in force, तो उनको different किस्म की उनको problem पेश आई थी। क्योंकि when I recall my own writings at that time in the 60s and 70s, they were full of those kind of things, you know। पर जब आप आए तो आपने, आपकी जो ऑब्जर्वेशन, मैंने अभी 1-2 चीज़ें आपने सुनाई हैं कि आपने देखा कि यहाँ के लोग वो कैसे सोचते हैं कि जब मर जाएंगे तो ये करेंगे, बिकॉज दैट्स योर ऑब्जर्वेशन एट दैट टाइम ऑफ दिस टाइम, यू नो, दैट्स द डिफरेंस देयर। ये सर हर वक्त की अपनी ज़रूरतें होती हैं,
हर वक्त के अपने संघर्ष होते हैं। हमारे जैसे गिरबिटिया मजदूर थे, वो लोग मॉरिशस ले जाए गए, सूरीनाम ले जाए गए, फिजी, ट्रिनिडाड, उनका एक अलग संघर्ष था। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? वो हनुमान चालीसा के सिर पे जिंदा रहे। कैसे उनके बच्चे जब भारत जाते हैं तो वो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, लेकिन आप उसकी हालत देखिए। एक आदमी तीसरी जनरेशन का बिहार के अंदर जाके अपना गांव ढूंढ रहा है और पहले उसकी सूट बूट को देख के सब लोग आगे आ रहे हैं और उसकी बहुत आवभगत कर रहे हैं, और जैसे ही पता लगता है कि ये तो दलित था, अब उसके हाथ का पानी पीने को कोई तैयार नहीं। तो जो पूरी उसकी तीर्थ यात्रा की जो सोच थी वो खत्म हो गई। लेकिन हम जो है, हम इस मुल्क में आए हैं अपनी मर्जी से, हमें कोई जबरदस्ती लाया नहीं, हम मर्जी से आए। जब मर्जी से दिल करता है चले जाते हैं। जाओ। भारत सिर्फ 8 घंटे दूर है, जी बिल्कुल, ज्यादा दूर नहीं है। जी बिल्कुल। तो गए और आका हो गए। तो आपने जो पहले बात कही थी, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, अगर जी चाहता आप बोलते रहे जी कहिए। तो मैं, आपने वो पहले टच किया था कि सूरीनाम के जो लोग थे, अगर आप, क्योंकि आप तो घूमते रहे हैं, मतलब तो इफ़ यू गो टू हॉलैंड और वहाँ बहुत से वो लोग हैं, सूरीनामीज हैं वहाँ पे, और हमें इत्तेफाक से अब गए तो हम थे कि भी और चीज़ें देखने के लिए, एन फ्रैंक की उसका घर भी देखा एंड थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि ये सभी जो ममालिक हैं यूरोप के, देवर अंडर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दे वर डिस्ट्रॉयड, दे सफर्ड सो मच। तो हमें वो लोग भी मिले जो वहाँ इंडिया की 4th 6th जनरेशन तक उनका कोई वास्ता नहीं इंडिया के साथ। देखिए 150 साल तो उनको हो गए हुए। हाँ, तो एक मंदिर में हम गए, आपको तज्जुब होगा कि एक मंदिर में गए तो वहाँ जो दूसरी मूर्तियाँ थी, शिव जी की थी, राम की थी, उसके साथ इंदिरा गांधी की पड़ी थी। तो मैंने कहा भाई क्योंकि उस तरह वो प्रधानमंत्री थी, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए तो वो देवी है, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है इंडिया के साथ है, she is the guardian of that kind of feeling they had. Certainly, of course. हाँ, अच्छा, तो जब कहानियों के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह बता दिया, तो ये आपकी नई कहानी है, कहानियों की किताब है, मैं ये बता दूं, नेशनल बुक ट्रस्ट से आई है। नेशनल बुक ट्रस्ट जो है, इट्स ए रेपुटेबल पब्लिशर है, भारत सरकार का अपना पब्लिशर हाउस है। क्योंकि जहाँ जो पंजाबी की किताबें छपती हैं, हिंदी का भी वही हाल है कि जो प्रकाशक है वो इंडिया बैठे हैं, उनको फिर कहते हैं विजय छाप दो, जो प्रूफ रीडिंग की गलतियाँ हैं तो वो PDF में भेज देते हैं, तो PDF को आप करते हैं, फिर उसको फिर फैक्स करो, या आपको स्कैन करो, फिर भेज, इट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। तो आप तो क्योंकि जाते रहते हैं, आप अपनी किताबें तो छपवा लेते हैं। देखिए जी, अब क्या है कि अब मतलब भगवान की दया कहें क्या कहें, वो समय अब निकल गया जब हमें छपने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। हाँ। अब ये है कि मेरे जो प्रकाशक मित्र हैं, जो पब्लिशर हैं, वो नाराज़ रहते हैं कि भाई आपने अभी तक नॉवल नहीं लिखा, हम नॉवल छापना चाह रहे हैं। तो 2-3 अच्छे दोस्त हैं जो बस वेट कर रहे हैं कि मैं जिस दिन उनको प्रति दूं और वो अगले दिन छाप दें उसको। तो उस स्टेज से बाहर आ गए हैं कि भाई जब वो नहीं, छपने की प्रॉब्लम नहीं है, जो मैगजीन वगैरह नो प्रॉब्लम नहीं, इवन जो किताबें हैं ना, किताबें हैं, मतलब वो देखिए, अब मेरी पहली कहानी हिंदी की 1980 में छपी थी, आज 36 साल हो गए। तो 36 साल की यात्रा काफ़ी लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। तो उसमें जाहिर है कि कुछ सम्मान मिले, कुछ नाम हुआ, कुछ बात हुई, और मैं क्योंकि हिंदी सिनेमा को बड़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ, तो इस वजह से सिनेमा के बारे में बात करते हैं। तो आप, क्योंकि जो आपका जो मैगजीन था, मैंने अब जल्दी में देखा, तो उसका बड़ा अच्छा सेक्शन आपने किया। तो आप शैलेंद्रा जैसे जो शायर हैं उनके आप प्रशंसक है, आपने बार बताया था मुझे, क्यों? देखिए, बात ये कि मैं ये मान के चलता हूँ कि जो फिल्मी गीत हैं वो साहित्य का एक हिस्सा है, वो साहित्यिक है। हाँ, क्योंकि क्या है कि साहित्य क्या है, जो हिंदी साहित्य है वो आम तौर पे आम आदमी के संघर्ष, आम आदमी की परेशानियां, आम आदमी की जीवन का चित्रण, और उसके बारे में कुछ हल, कुछ परेशानियां, कुछ हल, और क्रिएटिविटी उसमें होनी चाहिए।
कोई भी ऐसा आप त्योहार देखिए जो हमारा है, हाँ, जितने आपके फोक सॉन्ग थे, जो लोकगीत थे, हाँ, वो सब खो गए हैं। सही बात। आज अगर राखी आती है तो शैलेंद्र का गीत भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना वही बज तो रहा अभी है। बचता है ये। अगर आपकी बेटी को विदा कर रहे हैं तो छोड़ बाबुल का घर मोहे पी के नगर आज जाना पड़ा, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार सभी मिले। बिल्कुल यानी बिल्कुल कि सिर्फ फिल्मी गाने ही बजते हैं। इसी तरह वसंत आता है, इसी तरह होली आती है, मन बरसे भीगे चुनर भीगे वाली। चुनर वाली। तो एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। आप सॉरी टू इंटरप्ट। तो दोस्तों आज बातचीत, दिलचस्प बातचीत हो रही है, कविताएं भी सुनेंगे इसके साथ। हमारे पास तो थोड़ा सा टाइम रह गया है, लेकिन अब ब्रेक लेनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी ब्रेक के बाद दोस्तों वेलकम बैक। और आपके स्क्रीन पर थोड़ी देर में एक मेरी ईमेल आईडी आएगी। अगर आप कृपया हमें बता दें कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, जो पहले प्रोग्राम हो चुके हैं वो कैसे लगते हैं, तो आपका मैं बहुत आभारी हूँगा। अगर आपको नहीं भी अच्छा लगता फिर भी झिझकिए मत, मुझे बताइए ताकि हम इसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। तो तेजेंद्र जी, आपने फिल्मों की बात की थी एंड यू आल्सो सेड कि वो साहित्य होता है जो फिल्मों में चीज़ें होती हैं। देखो फिल्मों में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, फनकार होते हैं, वो कहानी लिखते हैं, गीत लिखते हैं और डायलॉग लिखी जाती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व। और कई लोग कहते हैं कि जी वो तो जो फिल्मी गाने ही हैं, लेकिन जब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी जो है, अगर उसकी आप उर्दू में पढ़ें, किताबें पढ़ें, तो बहुत गूढ़ी उर्दू है, जो आम आदमी वो समझ नहीं सकता। इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। एंड वही साहिर लुधियानवी है, वो ऐसे गीत भी लिख देता है, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, साथी हाथ बढ़ाना, है जी, वो ऐसी चीज़ें भी वो लिख देते हैं। खैर, कहने का मेरा मतलब ये है कि डू यू थिंक कि लोगों को ये गलत फहमी है कि उसको साहित्य नहीं मानते? देखिए, साहित्य जो है उसके कुछ ठेकेदार हैं जिन्होंने ये फैसला कर रखा है कि हम जिनको साहित्य कहेंगे वो साहित्य है, जिनको नहीं कहेंगे वो नहीं है। अब मैं तो आपको 2 एग्जाम्पल्स दूंगा और आपसे पूछूंगा कि बताइए एक क्यों साहित्य है और दूसरा क्यों साहित्य नहीं। एक मैं आपसे पूछता हूं कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के कोले से पड़ गया हवा का पाला था। ये पांडे जी की कविता है, ये साहित्य है। लेकिन भरत व्यास जब कहते हैं ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग और आज तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, यानी कि घोड़े को इंसान बना के उसके कंधे बना दिए। लेकिन ये साहित्य नहीं है। तो क्या क्राइटेरिया है कि वो साहित्य है? बिल्कुल। और दूसरा, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये तो साहित्य है। सुनो सुनो है दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी, ये साहित्य नहीं है, ये राजेंद्र कृष्ण का गीत है जी। तो मैं खाली ये पूछता हूँ उन सारे मठाधीशों से कि आपने ये क्या क्राइटेरिया बनाया है कि ये तो बिल्कुल सेम विषय है ना। क्योंकि जो एक और भी है जो फिल्मों से हटके अगर बात की जाए, हमारे पास टाइम कम है क्योंकि आपकी कविताएं भी हमें सुननी है। अगर जो जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म को भी कुछ जो आपने कहा कि साहित्य के ठेकेदार वो मानते नहीं है कि ये साहित्य है। मेरे ख्याल में वो साहित्य है, क्योंकि ना यू कैन नॉट राइट एनीथिंग अनलेस यू स्टडी दैट और ऑब्जर्व करना पड़ता है, देन यू राइट। एक्चुअली जर्नलिस्ट ही गॉट टू बी ऑथेंटिक व्हाट ही इज राइटिंग। देखिए ऐसा है कि वो साहित्य का एक अलग हिस्सा है, फिल्म साहित्य का एक। अब देखिए मैं आपको सिर्फ शैलेंद्र की 2 लाइनें सिर्फ इसलिए बताऊंगा कि आपको पता लगे कि कैसे वो आदमी साहित्य है जी। वो कहता है एक कमर्शियल फिल्म उजाला में, चूल्हा है ठंडा पड़ा मगर पेट में आग है, चूल्हा है ठंडा पड़ा मगर पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना हसीन ख्वाब है। अगर ये साहित्य नहीं है तो क्या साहित्य है? क्या साहित्य है? चलो अच्छा, तो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कविता तो सिर्फ एक ही सुनाई है शर्मा जी ने, तो हमारे पास जो मिनट है उसमें आप प्लीज अपनी जो सिलेक्ट जो आपके मन भावन जो कविताएं हैं आपकी वो सुनाइए। देखिए मैं
गजल भी लिखते हैं आप? जी, मैं गज़ल भी लिखता हूँ। एक गज़ल पहले छोटी सुना देता हूँ आपको कि घर जिसने किसी गैर का आबाद किया है, घर जिसने किसी गैर का आबाद किया है, शिद्दत से आज दिल ने उसे याद किया है। बहुत खूब। घर जिसने किसी गैर का आबाद किया है, हाँ, शिद्दत से आज दिल ने उसे याद किया है। बहुत अच्छा। जग सोच रहा था हाँ कि है वो मेरा तलबगार, हाँ जग सोच रहा था हाँ है वो मेरा तलबगार, हाँ, मैं जानता हूँ उसने ही बर्बाद किया। बहुत अच्छा। मैं जानता हूँ कि उसने ही बर्बाद किया है। हाँ तू ये ना सोच हाँ शीशा सदा सच है बोलता, हाँ तू ये ना सोच शीशा सदा सच है बोलता, हाँ, जो खुश करे वो आईना ईजाद किया है। बहुत अच्छा। जो खुश करे हाँ, वो आईना ईजाद किया है। घर जिसने किसी गैर का आबाद किया है। हाँ। एक शेर है कि सीने में जख्म है, हाँ, सीने में जख्म है मगर टपका नहीं लहू, सीने में जख्म है मगर टपका नहीं लहू, कैसे मगर ये तूने ऐसा याद किया है, बहुत अच्छा। कैसे मगर ये तूने ऐसा याद किया है, घर जिसने किसी गैर का आबाद किया है। एक शेर में मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, बड़ा अनयूजुअल सा लफ्ज है जी। कि बहुत से गीत हाँ, ख्यालों में सो रहे थे मेरे, बहुत खूब। हाँ बहुत से गीत ख्यालों में सो रहे थे मेरे, हाँ तुम्हारे आने से हाँ जागे हैं हाँ, कसमसाए हैं, बहुत अच्छा। तुम्हारे आने से जागे हैं कसमसाए हैं। हाँ वो नगमे जो नगमे आज तक मैं गुनगुना ना पाया था, हाँ, जो नगमे आज तक मैं गुनगुना ना पाया था, तुम्हारी बज़्म में खातिर तुम्हारी गाए हैं, वाह वाह, बहुत से गीत ख्यालों में सो रहे थे। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप तो समय के साथ साथ चलने वाले शायर हैं, समय के साथ साथ चलने वाले कथाकार हैं। तो आज दुनिया में जितनी बेचैनी है, आतंकवाद है, इसके बारे में भी आपने लिखा कभी? मैं आपको इस किताब में से जी कुछ सुना देता हूँ। जी। ये कुछ तो जो आप ढूंढ रहे हैं तो मैं जी, कुछ जी, जी। थोड़े से शेर मेरी गजल के हैं। जी जी किस कदर आजकल बदली हवा है, जी, किस कदर आजकल बदली हवा है, हर किसी को लगे है जीवन सजा है। क्या बात। कि किस कदर आजकल बदली हवा है, हर किसी को लगे है जीवन सजा है। तो शेर है, कोई जगह महफूज नहीं है आजकल, कोई जगह महफूज नहीं है आजकल, हर तरफ हादसा दर हादसा है। हादसा दर हादसा। कभी बसता था शहर मगर अब, कभी बसता था शहर मगर अब, हर तरफ दहशत हर तरफ कज़ा है। कज़ा है। तो मनफी है इस शहर से फूलों की बात, मनफी है इस शहर से फूलों की बात, दर्द का है मौसम जहरी हवा है। क्या बात है साहब। दर्द का है मौसम जहरी हवा है, आसमां से बम जमीन पर क्लाशनिकोव, वाह वाह। आसमां से बम जमीन पर क्लाशनिकोव, कुछ देशों को ये क्या बद्दुआ है, कुछ देशों को क्या बद्दुआ। हाँ, अजब जहनियत देखी मुफलिस की, कह रहा है कि रब की रजा है। तो मैं जल्दी से कह देता हूँ कि आदमी आदमी से कहता है जहाँ बेहतर तेरा नहीं मेरा खुदा है। मेरा खुदा है। तो मकता है कि ढूंढते हो नीर जिस जगह साथी, वो कोई सागर नहीं सहरा है। सहरा है। तो ये आज का जो दौर है उसके बारे में है। ये देखिए इसी तरह से जिस तरह से इराक के साथ हाँ जो कुछ हुआ है उसने मुझे थोड़ा सा जी परेशान जी किया था। और इसमें जो क्लाशनिकोव की बात कर रहे हैं वो सीरिया के बारे में है। तो कहते हैं कि मकड़ी बुन रही है जाल, हाँ मकड़ी बुन रही है जाल, जी, ऊपर से नीचे आता पानी जूठा हुआ नीचे से, ऊपर से नीचे आता पानी जूठा हुआ नीचे से, बकरी के बच्चे का होगा बुरा हाल। हाँ बकरी के बच्चे का होगा बुरा हाल, क्योंकि मकड़ी बुन रही है जाल। बहुत खूब। विनाश के हथियार छुपे, हाँ होगा जन संहार अब, बचेगा ना तानाशाह, खींच लेंगे उसकी खाल, बहुत अच्छा। क्योंकि मकड़ी बुन रही है जाल। ये
जमाने का मुंह चढ़ाकर, अंगूठा सबको दिखाकर, तेल के कुओं की खातिर बिछेंगे अब नरकंकाल, क्योंकि मकड़ी बुन रही है जाल। बादल गहरा गए, चमकती हैं बिजलियां, तोप टैंक बम लिए चल पड़ी सेना विशाल, मकड़ी बुन रही है जाल। मित्र साथ छोड़ रहे, अब इराक को सब छोड़ रहे थे, जी जी बिल्कुल। मित्र साथ छोड़ रहे, भयभीत साथी हैं, गलियों पे सड़कों पे दिखते जुल्म बेमिसाल, मकड़ी बुन रही है जाल। लाठी है मकड़ी की, भैंस कहाँ जाएगी? लाठी है मकड़ी की, भैंस कहाँ जाएगी? मदमस्त हाथी के सामने खड़ा कंगाल, मकड़ी बुन रही है जाल। ये मदमस्त हाथी आप समझ सकते हैं कौन सा देश है। मदमस्त हाथी के सामने खड़ा कंगाल, मकड़ी बुन रही है जाल। बच्चों की लाशें हैं, औरतों के शव पड़े हैं, बमों की है गड़गड़ाहट, आया जैसे भूचाल, मकड़ी बुन रही है जाल। संस्कृति लुट रही है, इराक की संस्कृति बहुत पुरानी है, संस्कृति लुट रही है, अस्मिता पिट रही है, मकड़ी को रोकने की किसी में नहीं मजाल, मकड़ी बुन रही है जाल। मकड़ी के जाले को तोड़ना जरूरी है, मकड़ी के जाले को तोड़ना जरूरी है, विश्व भर में दादागिरी यही है बस उसकी चाल, मकड़ी बुन रही है जाल, मकड़ी बुन रही है जाल। क्योंकि जब आपने संस्कृति की भी बात की कि कैसे तबाह की जा रहे हैं, जैसे वो सीरिया में पलमीरा के जो वो खंडरात थे, खंडरात ही थे, और उसको और भी तबाह कर दिया। और हमारे इंडिया में भी। अरे सर, इराक तो मतलब आप बगदाद की हूर जो कहते हैं, जो इराक के साथ हमारे रिश्ते हैं, जो मेसोपोटामिया जो उनका वहाँ का पूरा कल्चर है, आप उसको कैसे भुला सकते हैं? और किस तरह तबाह हो गया वो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बात पर मैं और बात भी करना चाहता हूँ, लेकिन जल्दी से, वो ये कि जब आप इंडिया जाते हैं तो देखते हैं कि भाई जो वहाँ जो ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है हमारे, वो कैसे अपने आप ही तबाह हो रहा है, कोई करता नहीं है, लेकिन नोबडी इज लुकिंग आफ्टर दैट। एक्चुअली डू यू फील रियली हर्ट अबाउट दिस? देखिए सर, ऐसा है कि हमारे यहाँ कल्चर की देखभाल नहीं की गई, जिसके गुण गाते हम थकते नहीं। हम कहते हैं हमारी एक परंपरा है, हमारा एक साहित्य है, हमारा एक चरित्र है, लेकिन उस परंपरा को बचाने की बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा सा टाइम रह गया हमारे पास, तो आपने कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी होंगी जो गीत स्टाइल हैं, किसी ने आपके गीत भी गाए होंगे, या नहीं गाए तब भी तो आपने लिखे होंगे कुछ हल्के फुल्के से गीत। मैं दरअसल बेसिकली कहानीकार हूँ, तो मेरे गीतों में, गज़लों में हमेशा कुछ ना कुछ संदेश होता है, संदेश होता है, कोई संदेश तो होना ही चाहिए। तो अब जैसे दो कोई ऐसी चीज सुनाइए जो गीत स्टाइल हो। कुछ जो पीकर शराब लिखते हैं, हाँ, कुछ जो पीकर शराब लिखते हैं, बहक कर बेहिसाब लिखते हैं। वाह। कुछ जो पीकर शराब लिखते हैं, वाह, बहक कर बेहिसाब लिखते हैं, होश लिखने का गो नहीं होता, हाँ, फिर भी मेरे जनाब लिखते हैं। बहुत खूब। होश लिखने का गो नहीं होता, बहुत खूब, फिर भी मेरे जनाब लिखते हैं। हाँ, जैसा जैसा खमीर उठता है, हाँ, जैसा जैसा खमीर उठता है, अच्छा लिखते खराब लिखते हैं। जिंदगी को मजाक में लेकर, हाँ, जिंदगी को मजाक में लेकर जिंदगी की किताब लिखते हैं। बहुत अच्छा। कुछ जो पीकर शराब लिखते हैं, बहक कर बेहिसाब लिखते हैं। बहुत अच्छा, क्या बात है। थोड़ा और कुछ सुना दीजिए। कोई बात नहीं, अच्छा आप कोई पंजाबी की याद है आपको? क्योंकि अगर किसी मुशायरे में आपने पंजाबी की भी सुनाई थी मुझे। हाँ नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि मैं हमेशा साथ रखता हूँ। कोई बात नहीं, अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, लेकिन पंजाबी की एज सच ऑफ हैंड याद नहीं। कोई बात नहीं, कुछ और सुनाओ जी। हिंदी में मैं आपको सुना देता हूँ कि एक, जब ये वहाँ से यहाँ आए तो आया कि बहुत दिन से मुझे अपने से ये शिकायत है, बहुत दिन से मुझे अपने से ये शिकायत है, वो बिछड़ा गांव मेरे सपनों में नहीं आता। बहुत अच्छा।
बहुत दिन से मुझे अपने सी हाँ, ये आपने सुनाई थी मुझे वो याद। बिछड़ा गांव मेरे सपनों में नहीं आता। हाँ। वो भोर का सूरज, हाँ। वो बैलों की घंटियां, हाँ। वो लहलहाती सरसों वाह, मेरे सपनों की चादर को छेद नहीं पाती। बहुत खूब, बहुत खूब। वो लहलहाती सरसों हाँ। मेरे सपनों की चादर को छेद नहीं पाती। बहुत और कुछ कह मैं रहे हो। हाँ। सोचने को विवश हो जाता हूँ हाँ। कि इस महानगर ने हाँ। मेरे गांव की याद को कैसे ढक लिया। हम्म, बुधुआ, हरिया और सदानंद के चेहरों पे जॉन, काल और पीटर के चेहरे कैसे चपक गए। बहुत अच्छा। बुधुआ, हरिया और सदानंद के चेहरों पे हाँ। जॉन, पीटर और काल के चेहरे कैसे चपक गए। गांव के नाम पर मुझे नीच साहूकार, हाँ। गंदी गलियां हाँ। और नालियां ही क्यों याद आती हैं। हाँ। गांव के नाम पर हाँ। मुझे नीच साहूकार, गंदी गलियां और नालियां ही क्यों याद आती हैं। हाँ। इस महानगर ने न जाने अपनी झोली में क्या छुपा रखा है हाँ। कि अब यही मेरी कर्मभूमि बन गया है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे पास टाइम खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी किताब में देखो, आप पर तो इतने लोगों ने चीज़ें लिखी हैं, हिंदी की वैश्विक कहानियाँ जो हैं इसके, और आप पर जो किताबें लिखी हैं, यहाँ 5-6 किताबें आपकी दे जी 10 सेकंड हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग, एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट थर्सडे एट 9:30 PM. हैव ए वंडरफुल नाइट।